हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सुधीर और आज हम सीखने वाले फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। एंड मैं बोलता हूं कि आपका ये क्लास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटरेस्टिंग बनने वाला है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सो ऑलवेज़ आपका जो फिजिक्स में इंटरेस्ट रहे वो हमारे साथ बढ़ेगा, इस बात की हमारी गारंटी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। और रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए और मज़ा लीजिए इस वीडियो के साथ। तो हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। तो पहले हम बिगिन करते हैं अपना टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी से लेकर, क्योंकि हमने ये क्लासिफाई किया है फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप्स में। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? जो भी क्वांटिटी को मैं मेजर कर सकता हूँ उसे मैं बोलता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज। क्या आप एग्जांपल दे सकते हो? मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, मान लो कि 24 का खुद का एक मास होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? मास इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? मैं मास को मेजर कर सकता हूं, इसीलिए मैं उसे क्या बोलता हूं? फिजिकल क्वांटिटी बोलता हूं। ठीक है। इसका लेंथ, लेंथ इज ऑल्सो व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। ओके। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मेजरेबल जो भी क्वांटिटीज होते हैं उसे मैं क्या बोलता हूं? आई विल कॉल इट एज फिजिकल क्वांटिटीज। आपको ये याद रखना होता है, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को मैंने डिवाइड कर दिया दो टाइप्स में। पहला टाइप है हमारा स्केलर्स। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, मास ऑफ दिस चॉपीस इज अ स्केलर। मान लो कि ये एक ही चॉपीस है, इस एक चॉपीस का मास मान लेते हैं 5 ग्राम्स। एक चॉपीस का मास कितना है? एक चॉक पीस मास मान लेते हैं 5 ग्राम। मैंने और एक जोड़ दिया, ठीक है, दो चॉपीस हो गए अभी। तो इन दोनों के मासेस में क्या कर सकता हूं? और एक चॉपीस में अगर तो जोड़ता हूं तो क्या करता हूं? दोनों को ऐड कर देता हूं, ठीक है। 5 ग्राम्स। दोनों को ऐड करने पे क्या मिलता है? 5 ग्राम 5 ग्राम कितना हो गया? 10 ग्राम्स। तो मैं इसे कैसे ऐड कर रहा हूं? आई एम एडिंग इट लाइक अ नंबर, राइट? आई एम एडिंग इट लाइक अ नंबर। सो जिसे भी मैं नंबर्स की तरह ऐड कर सकता हूं उसे मैं क्या बोलता हूं? उसे मैं बोलता हूं स्केलर्स, ठीक है। मास क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी। ओके। सो आपका जो एक लेंथ है, लेंथ भी स्केलर हो सकता है, ठीक है। वो किस सिचुएशन में हम बात करेंगे। अब वेक्टर्स के बारे में देखते हैं। और एक डिवीजन है वेक्टर्स, एक स्केलर वेक्टर्स, और एक आता है टेंसर। टेंसर आपको अभी उतना यूटिलाइजेबल नहीं है, तो मैं वेक्टर्स तक ही अपना डिस्कशन रखूंगा। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? जिसके मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कहां से? एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट वाज ट्रेवलिंग। अब मुझे अगर डायरेक्शन पता है इसका, ठीक है, इस पॉइंट से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट को पहुंच गया, किस डायरेक्शन में? अगर मैं बोलता हूं कि डायरेक्शन कौन सा है, लेंथ तो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, लेंथ इट इज कवरिंग सम पाथ बट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। यहां पे मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, वैसे वाले क्वांटिटीज को वेक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को देखा नहीं है तो प्लीज उसको एक बार रिकैप कर लीजिए, जिससे आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बढ़ सकता है वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में। तो और हम दूसरे भी क्वांटिटीज देखे थे, जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी। मान लो कि डिस्टेंस क्या है, मैं सिंपल एक वर्ड में बोलूंगा अभी। डिस्टेंस एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड पता होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ नंबर, ठीक है। स्केलर में सिर्फ में क्या पता होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक नंबर होता है। और ये मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं अलजेब्रा यूज कर कर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट बोलने वाला क्या है? डिस्प्लेसमेंट बोलने वाला फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। वेक्टर होता है, वेक्टर मतलब क्या? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखो और एक बात ध्यान में रखो, डेफिनेशन में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सीखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होता है। मैग्नीट्यूड तो है ही, हम कैसे ऐड करते हैं स्केलर्स को? जैसे मैंने बताया 2 ग्राम प्लस 2 ग्राम,
या 5 ग्राम्स प्लस 5 ग्राम्स कितना हुआ 10 ग्राम्स। तो 10 ग्राम बोलने वाला क्या हुआ, इट इज ए स्केलर। सिर्फ मैं कितना है उस पर ध्यान दे रहा हूं, ठीक है, हाउ मच इट इज और हाउ मेनी इट इज दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है, 10 ग्राम्स। अब मान लेते कि यहाँ पे डिस्टेंस कवर हुआ है 5 किलोमीटर। अगर मैं पूछूं कि 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन पर, डायरेक्शन क्या था जाने का, ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन के बारे में ध्यान देता हूं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर्स। समझ गए स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। आई होप दैट यू आर वेरी क्लियर अबाउट द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब डेफिनेशन तो क्लियर है। अब लेट अस एज्यूम और लेट अस लर्न सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर्स के बारे में मैंने एग्जांपल दे दिया, वेक्टर्स को हम देखते हैं। वेक्टर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी विल यूज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, मैं थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। कुछ नहीं होता यार, मजेदार टॉपिक है, आप सिर्फ समझ लो, समझ लोगे तो काफी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स के बारे में क्या बोला था मैंने, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए। देखो हर इंसान के पास एनर्जी तो होता ही है, ठीक है, वो एनर्जी लग रहा कहां पे है बहुत जरूरी है। अगर एक पर्टिकुलर एम के लिए लग रहा है तो जिंदगी मजेदार बन जाएगी। तो इसी तरह से वेक्टर्स की तरह बनो, ठीक है। वेक्टर्स में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अ पर्सन विदाउट अ डायरेक्शन, ओके, सो लाइफ इज ऑफ नो यूज। तो वेक्टर्स की तरह बनो, सो हैव अ डायरेक्शन इन द लाइफ, ठीक है। इस बात को कहते हुए मैं वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। और एक पॉइंट जोड़ देता हूं, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होल्ड करना चाहिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होल्ड करना चाहिए। समझ गए इस बात को, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होल्ड करना चाहिए, ठीक है। हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब मान लेते हैं कि दो वेक्टर्स में ऐड करने वाला हूं। मान लो कि फोर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे कुछ फोर्स लगा रहा हूं, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। मैंने इस ऑब्जेक्ट को पुश किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। मान लो कि मेरे साथ और एक आदमी भी जुड़ गया इसको पुश करने में, तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा कि कम, मतलब ज्यादा लगेगा। और एक आदमी भी जोड़ गया, ठीक है, मैं 5 न्यूटन लगा रहा था, दूसरा वाला 10 न्यूटन लगा रहा था। बताओ कि टोटल फोर्स कितना लगा। एक मैंने लगाया F1 इजिकल टू 5 न्यूटन, दूसरे इंसान ने लगाया F2 इजिकल टू 10 न्यूटन। टोटल कितना हो गया, टोटल फोर्स कितना लगा इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में, टोटल 15 न्यूटन लग गया। कैसे किया मैंने इसको, 15 न्यूटन, ठीक है। अभी के लिए सिचुएशन समझ लो कि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ अगर डायरेक्शन सेम हो तो। मान लेते कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैं लगा रहा इस डायरेक्शन में फोर्स, और एक पर्सन जो मेरा अपोजिट है वो लगा रहा है मेरे अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों तरफ कितना फोर्स लग रहा है, मान लो कि मैंने लगाया 5 न्यूटन्स, ठीक है, दूसरे वाले ने लगाया 5 न्यूटन्स। तो कितना होता है 5 न्यूटन 5 न्यूटन। मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो, ठीक है, उधर से 5 न्यूटन लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन लग रहा है, क्या हो जाएगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी नहीं जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना है, ये रिजल्टेंट फोर्स हमारा 15 आया था लास्ट वाला प्रॉब्लम में, इसमें कितना आएगा, 0 आ जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है, 0 न्यूटन्स। मतलब रिजल्टेंट कितना लग रहा है, 0 न्यूटन्स। ये बात को समझ जाओ, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास और एक ऑब्जेक्ट है और मैं फोर्स लगा रहा हूं परपेंडिकुलरली, ओके, और मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है इन दिस डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इस केस में रिजल्टेंट कितना होगा, तो ये भी हम सिचुएशन फाइंड कर लेते हैं कि इसमें रिजल्टेंट कितना होगा। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूं आपके लिए। सो आर इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर मान लेते कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अभी कैसे बोल के समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पर 90 डिग्री तो है, ठीक है। अभी मान लो कि ये दो वेक्टर्स जब है एक ही डायरेक्शन में, मान लो कि ये डायरेक्शन में, वेक्टर्स का ये टेल होता है, ये वाला क्या हुआ, हेड। सो वेक्टर इज हैविंग टेल, दिस इज हैविंग हेड। अब मुझे अगर कभी एंगल बनाना हो तो मुझे क्या चाहिए, दो एरो मार्क्स चाहिए, ठीक है। एंगल बन रहा है अगर, तो मुझे दो एरो मार्क्स चाहिए, इस तरह के दो एरो मार्क्स चाहिए, ठीक है। दो अगर मैं रेस को अगर जोड़ दूंगा, एक
कॉमन एंड पॉइंट पे, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। मान लो कि ये टेल है, ठीक है, दो टेल वाले पार्ट्स में क्या कर रहा हूँ, एक ही जगह पर मैंने कोइंसाइड किया है, उसे मैं क्या बोलता हूँ, एंगल, दैट इज कॉल्ड एज एंगल। तो एंगल कितना, थीटा। यहाँ पे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा, मान लो कि इसके ये एक लाइन है, इसके ऊपर और एक लाइन है, कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे कोई एंगल है ही नहीं है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री इन दिस केस। अब इसी को एज्यूम करते हुए हम लोग लिखेंगे, ठीक है, एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को समझ गए तो ये पूरा वेक्टर आप घुमा दोगे, ठीक है, घुमा ही नहीं दोगे, आग लगा दोगे यार। सिर्फ देख लो इस बात को। अब हम स्टार्ट करते हैं। मान लो कि एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है। अब बताओ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है। लेट मी अज्यूम दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज हाउ मच, ए, मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने खाली सिर्फ इसको रिप्लेसमेंट किया है, ये बी होता है। अब ये कितना होता है, रिजल्टेंट आर, दिस इज एंगल थीटा, सो वी विल ड्रॉ व्हाट, परपेंडिकुलर, हियर 90 डिग्री मैंने अज्यूम कर लिया। बताओ कि ये ए है मैग्नीट्यूड, ये वाला बी है। अब ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो ये कितना होगा, सो आई विल कैलकुलेट दिस, ठीक है। देखो ये वाला अपोजिट साइड है, यहाँ पे मेरा एंगल बन रहा है थीटा, थीटा के अपोजिट वाला साइड, दिस इज अल्फा, ठीक है, रिजल्टेंट के बीच में और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। लेकिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा। समझो इस बात को, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है, थीटा, और एक रिजल्टेंट और एक वेक्टर के बीच में एंगल कितना, अल्फा। तो अभी हमने लिख दिया दिस इज हाउ मच। देखो ये बी वेक्टर यहां पर है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो ये होगा आपका बी साइन थीटा, ठीक है, ये वाला आपका होगा बी कॉस थीटा। मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। मान लो कि आपका डायग्राम इस तरह से है, ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर यहां पर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज बी। तो अब यहाँ परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज व्हाट, थीटा के अपोजिट, मतलब अपोजिट वाला साइड, ये वाला अपोजिट वाला साइड है। तो अपोजिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपोजिट इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, लिखते हो कि कितना मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जांपल साइन थीटा का एक फॉर्मूला ले लेते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट कितना होता है, अपोजिट आपके लिए पता कर रहा हूं, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस कितना होता है, हाइपोटेनस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, अपोजिट इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो मैंने क्या लिखा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस लिखा, ठीक है। अपोजिट बाय हाइपोटेनस कितना होता है, बी, तो अपोजिट इज इक्वल टू कितना हो गया, बी साइन थीटा, ओके, ये होता है। अब यहाँ पर इसलिए मैंने बी साइन थीटा लिखा है, और यहाँ पर कितना होता है, बी कॉस थीटा। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब बताओ टोटल लेंथ कितना, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका बी कॉस थीटा। अब मैं और एक डायग्राम निकालता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए। मान लो कि ये परपेंडिकुलर कितना था, अपोजिट वाला साइड कितना था, अल्फा के अपोजिट भी बी साइन थीटा ही है, अल्फा के अपोजिट भी कौन है, बी साइन थीटा ही है, नीचे कौन है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। मान लेते कि ये वाले पॉइंट्स पी क्यू आर है, ये ट्रायंगल को पी क्यू आर एज्यूम कर लिया मैंने। अब बताओ कि ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब पी आर इज इक्वल टू, आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, रिजल्टेंट वाला ये होता है, ठीक है, आर बोल के रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट। पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस, ओके, एंड क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर आना चाहिए, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब बताओ पी क्यू स्क्वायर कितना होता है, देखोगे पी क्यू वाला साइड कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा है, पी क्यू का स्क्वायर कर लो, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये सभी रूट के अंदर लिखना है। तो यही आपको सब्स्टिट्यूट करना है पी क्यू की जगह पर, ठीक है। पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस क्यू आर स्क्वायर कितना है, क्यू आर का वैल्यू देखो यहाँ पर बी साइन थीटा है, अगर क्यू आर स्क्वायर करता हूं तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, वही मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है, ठीक है, वन मोर टर्म इज लेफ्ट हियर, मान लो कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, कॉस स्क्वायर थीटा एक आना चाहिए था, ओके, वो वाला हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो चुका है, इसके वजह से मैं खाली सर बी स्क्वायर लिख रहा हूं, 2ab कॉस थीटा, दिस इज द व्हाट रिजल्टेंट, पी आर मतलब क्या है, रिजल्टेंट, आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया ये वाला वैल्यू। तो अब इसी को लेकर हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो मैं सिचुएशन एक्सप्लेन किया था, पहला सिचुएशन, अब इस पे आ जाते हैं, ठीक है, पहला वाला सिचुएशन में, इस सिचुएशन में आर इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, तब आर इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, प्लस कॉस थीटा का, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 वैल्यू इज हाउ मच, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, इसलिए प्लस 2ab लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस 0 तो 1 हो चुका है, तो अब बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो आपने 8th में सीखा होगा ऑलरेडी, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है तो ए प्लस बी बचता है। अब देखो हमने यही किया है इसमें, इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि हमने क्या किया, 5 न्यूटन एक्ट कर रहा था इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्ट कर रहा था, हमने क्या किया, डायरेक्टली जोड़ दिया, प्लस कर दिया, मतलब ए प्लस बी किया है, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है। और नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखो कि ये वाला एक रे है और दिस इज वन ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज वन मोर वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री हो तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है, कॉस 180 डिग्री कितना होता है, इट इज इक्वल टू व्हाट, -1, तो आप -1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस फॉर्मूला में, मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, देखिए यहाँ पर अंडर रूट ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 कितना होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके अंडर में, रूट के अंदर में, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली दोनों को माइनस कर सकते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड को माइनस कर लोगे, काम खत्म। मान लो कि 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन मैंने किया तो कितना आया, 0 न्यूटन आ गया, कि कब, जब एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, तो ठीक है, मतलब दो वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री बनता है तो आपको क्या करना चाहिए, दोनों को क्या करना चाहिए, माइनस कर लेना चाहिए, ठीक है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं फोर्सेस तो हमको डायरेक्टली माइनस करना चाहिए, तो रिजल्टेंट मिल जाता है। अभी इस केस में हम बात करते हैं, मान लो कि इस केस में क्या है, एंगल कितना दो वेक्टर्स के बीच में, 90 डिग्री है, तो बताओ कि cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, cos 90 इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, cos 90 इज 0, 0 इंटू दिस नंबर 0, तो रिमेनिंग व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला बता दिया था, मैंने डायरेक्टली आपको बोला था कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये एग्जांपल से आप, आई होप दैट कि यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल फार्मूलाज, अगर ये फार्मूलाज आप ठीक से समझ लेते हो तो आपका जो ये वेक्टर्स वाला टॉपिक है ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे कि नहीं क्या करना है। तो आपके लिए मैं छोटा सा एक रिकैप कर लेता हूं, देखिए यहाँ पर आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, एक ही फार्मूला याद रखना है, ठीक है, एक ही फार्मूला कौन सा याद रखना है, जिससे आपके बड़े बड़े टॉपिक्स इजी हो जाए, ठीक है, और ये हर जगह पे यूज होता है, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर बोल के आता है, तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर में एक ही फॉर्मूला याद रखो, आर इज इक्वल टू क्या याद रखोगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें अगर
कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1 आता है, ओके, ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे आता है, कॉस थीटा का वैल्यू 1 आता है, तो हमारा रिजल्टेंट कितना होता है, आर इज इक्वल टू डायरेक्टली ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्रीज, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्रीज। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ऐड कर दो डायरेक्टली, 10 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है टोटल, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, इफ थीटा इज इक्वल टू लेट मी अज्यूम 90 डिग्री, तब क्या होगा, cos थीटा cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, तो रिजल्टेंट कितना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा। मान लो कि अगर थीटा 180 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री मतलब क्या है कि आपका वेक्टर इस डायरेक्शन में है, आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया था, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, दो दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के यूज करना पड़ेगा, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि ये ए है, ये बी है, तो आपको ये फाइंड करना था आर, तो आपने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दिया, खत्म। तो ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब cos 180 डिग्री कितना बताओ, cos 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो रिजल्टेंट कितना हुआ, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, ए माइनस बी करना पड़ेगा। मान लो कि 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में था, अपोजिट डायरेक्शन में कितना हो रहा है, 10 न्यूटन है, तो कितना होता है, रिजल्टेंट कितना होता है, 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, तो कितना हुआ, 5 न्यूटन। समझ गए इस बात को, तो आप डायरेक्टली माइनस कर रहे हो, क्योंकि इसमें एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री जब भी बनेगा cos 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो इसलिए आपका फॉर्मूला क्या करना बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, विच इज नथिंग बट a माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गॉट कैंसल, देयरफॉर इट इज रिमेनिंग बट a माइनस बी। समझ गए इस बात को, इतना अगर समझ गए हो, थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग किए हो, तो मजे से सॉल्व कर लोगे यार, वेक्टर्स बड़ी बात ही नहीं है। सो आई होप दैट आपका डे मजेदार रहेगा, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपने 1% भी इस वीडियो से सीखा है। सो आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।